Hello everyone, welcome on Biology Village. And guys, very good morning to all of you. And today we are going to discuss 20 very important questions of जर्नल बॉटनी, मतलब वनस्पति विज्ञान के हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका देखते हैं, एलोसरा इज, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और ये थोड़ा सा कहते हैं ना साइड से हटके, लीक से हटके क्वेश्चन है। जैसे आपने सुना होगा नॉस्टॉक, कैनाबिना और जो ब्लू ग्रीन एल्गी के फेमस नाम है आपने जानते होंगे, बट ये जो है आपका एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, बट इसका नाम थोड़ा सा जैसे ना रेयर होता है, लोग उसे जानते नहीं, पता नहीं किस कैटेगरी का एल्गी है, रेड है, ब्राउन है, ग्रीन है, बट ये क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है एलोसरा। जैसे कि अपना नॉस्टॉक, कैनाबिना, स्पाइरुना और बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, लगभग 20 जेना 75 स्पीसीज हमने आपको बताई थी, है ना। ग्लोबल लेवल पे ब्लू ग्रीन एल्गी का जो स्टेटस है 20 जेनरा है इसकी और 75 स्पीसीज पाई जाती हैं, उनमें से दिस वन है, ठीक है, एक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डी जनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड मीन, मतलब जो हमारा जेनेटिक कोड है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एम्बिगुअस है, डिजनरेटिव है और आपका कई सारी और ट्रिपलेट है। इस तरीके से एक उसकी प्रॉपर्टी है डी जनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड मीन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम जब बनाते हैं कोड का तो हमें पता है कि हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 हैं और एक कोडान के लिए 3 इस तरीके से कोड होते हैं। तो कहने का मतलब है इन 20 अमाइनो एसिड को करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ कोडान्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है। इसमें से केवल 3 जो कोडान होते हैं आपने सुना होगा वो आपके स्टॉप कोडान है या टर्मिनेशन कोडान, उन्हें छोड़ के बाकी जो आपके 64 कोडान बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा जेनेटिक कोड में जो कॉलम्स के नंबर्स होते हैं वो 64 होते हैं, उसमें से 3 कोडान को छोड़ दें तो आपका कितना बना, 61 कोडान बना। तो वो 61 कोडान जो होते हैं वो 20 अमाइनो एसिड को कोडिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है डीजनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड की, मतलब अमाइनो एसिड 20 हैं और उन्हें कोड करने वाले जो कोडान है वो 61 है, तो बार बार उनमें रिपीटेशन देखने को मिलेगा, तो इसी को कहते हैं डीजनरेसी। जनरेसी नहीं बल्कि डीजनरेसी। तो करेक्ट आंसर आपका होता है बी, 61 कोडान यूज्ड फॉर 20 अमाइनो एसिड, दिस मीन डीजनरेसी। टोटल कोडान कितने हैं, 64, बट उसमें से यूज कितने होते हैं 20 के लिए, 61। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग आर ग्रोथ रिटार्डेड। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर इसके बारे में हमें थोड़ा इसकी हाइपोथेसिस पता हो कि क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट, कहाँ से इसका आंसर निकलता है। ग्रोथ के बारे में जब बात करते हैं तो गाइस ग्रोथ रेगुलेटर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ रेगुलेटर होता है वो होता है जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स। तो जब प्लांट की ग्रोथ हमें रोकना होती है, रिटार्ड करना होती है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल का स्प्रे कर देते हैं कि उनके अंदर जो जिब्रेलिक एसिड जो बन रहा था वो रुक जाए। तो इसका मतलब जो बायोसिंथेसिस जिब्रेलिन एसिड की चल रही है प्लांट के अंदर, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिब्रेलिक एसिड बायोसिंथेसिस रिटार्डेंट या इनहिबिटर की फॉर्म में काम करते हैं, वो अलग से मार्केट में मिलते हैं और उन्हें को हम ग्रोथ रिटार्डेंट बोलते हैं। उनका स्प्रे करने से क्या होता है, जो जिब्रेलिक एसिड की एक नॉर्मल बायोसिंथेसिस जो स्पीड है उससे बन रहा है प्लांट बॉडी में, वो रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है और इसी को हम कहते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट। तो क्या ऐसे केमिकल आपने देखा होगा, AMO 1618 ट्रिपल सी जिसे साइकोसिल बोलते हैं, फास्फोन डी है ऑल ऑफ दी। तो ये तीनों केमिकल आपके एज ए ग्रोथ रेगुलेटर इन हार्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, जनरली विच सेल टाइप कंसीडर्ड एज मेन कल्प्रिट ऑफ द ऑटोइम्यूनिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले हमने ऑटोइम्यूनिटी पर आपको क्वेश्चन बताए थे, तो ये क्वेश्चन भी वहीं से लिया है कि जो ऑटोइम्यूनिटी अपनी बॉडी में होती है, मतलब पूरा हमारा जो पुलिसिया सिस्टम होता है, जो हमारे डिफेंसिव कंपाउंड्स के लोग होते हैं, सेल्स होती हैं, उनका सबसे मेन कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, जैसे पेपर में नहीं आता यू आर कल्प्रिट फॉर दिस एक्ट, तो कल्प्रिट का मतलब मेन लोग जो कौन है, तो गाइस आपके वो मेन लोग होते हैं टी सेल्स। इन्हीं के आपने सुना होगा TH4 और TH8, ये तो मेन सेल जो है वो टी सेल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज कंसर्न्ड विद एनर्जी। ये क्वेश्चन हमने कल भी आपको बताया था, आज से फिर रिपीट हो रहा है। ये टर्म इम्यूनोलॉजी का है, इसका मतलब ये होता है जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से
एंटीजन जाती है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करती, अनरिस्पॉन्स रहती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ऑलरेडी वो उस एंटीजन को किल करने की कैपेबिलिटी रखती है उस कंडीशन में जब कोई रिस्पॉन्स ना करे। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं एनर्जी, ANERG। तो इसका मतलब ये इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स है। करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू, आपने देखा होगा राइबोसोम को हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट में कितने राइबोसोम होते हैं 70S के, और यूकैरियोट में आपके 80S। तो इनका जो S होता है ये सेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हम इसकी यूनिट, बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट करते हैं तो इस तरीके से ये कैसे बनेगा, 2 यूनिट में इस तरीके से 80 वाला है ना, 60-40, इधर 40-70, इस तरीके से बनाते हैं। तो आपका सेडबर्ग यूनिट के जो वैल्यू होती है, एक सेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू, तो वो आपका जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1 × 10⁻13। ठीक है, इस वैल्यू के इक्वल होती है एक सेडबर्ग यूनिट। अब इसी पॉइंट पे हम निकालते हैं कि जो हमारा साइटोक्रोम होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की फॉर्म में हमारी बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस में यूज़ होते हैं। इनके लिए सेडबर्ग यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें साइटोक्रोम के लिए तो वो आती है 1.83। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगी, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हमने यहाँ पे नोट करा दिए। तो पहले तो साइटोक्रोम के लिए क्वेश्चंस बना दिया आपके लिए कि 1.83 इसकी वैल्यू होती है। इसके अलावा आपने देखो लेबोरेटरी में यूज़ करने वाला जो हमारा BAS होता है, बोवाइन एल्बुमिन सीरम, इसके लिए जो वैल्यू होती है सेडबर्ग वो 4.4 होती है। इसी तरीके से हमारा TMB बैक्टीरिया होता है, इसके लिए जो वैल्यू होती है वो 183 होती है। ठीक है, आप ध्यान रखें, साइटोक्रोम के लिए आपका 1.83 होता है और TMB के लिए 183 होता है, बोवाइन एल्बुमिन सीरम के लिए आपका 4.4 होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे साइटोक्रोम के रिगार्डिंग A। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोबारा से बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएंगी कहीं। देखिए, एज पर ऑटो इम्यून डिजीज एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्टर विच डिजीज नॉट मैच्ड प्रॉपरली। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है वो हमारी जो बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडी, सेल्फ की जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो हमारी सेल्स को डिस्टर्ब करने लगती हैं या डैमेज कर देती हैं। तब जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं या डिजीज होती हैं हम उन्हें ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। अब उनका रीजन और उस डिजीज का नाम दिया है कि वो डिजीज इस वजह से हुई, जैसे ऑटो एंटीबॉडी जब IgG से जो इम्यूनोग्लोबिन G होती है उसे किल कर देती है या उसके साथ बाइंडिंग उनकी बिगड़ जाती है, तब हमें जो प्रॉब्लम होती है उसका नाम होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ऑटो एंटीबॉडी जो बाइंड हो जाती हैं वो हमारे एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम बोलते हैं TSH, उसके साथ बाइंडिंग कर जाती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले, उनका सिक्रीशन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। उस कंडीशन में हमें जो प्रॉब्लम होती है वो कहलाती है ग्रेव्स डिजीज। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जो हमारी T सेल का जो रिस्पांस होता है, माइलिन का मतलब होता है जो हमारे ब्रेन होता है, इसकी सेल जो न्यूरॉन्स होती हैं उसमें आपकी जो माइलिन के ऊपर T सेल का रिस्पांस का रिजल्ट होता है कि माइलिन सोइल्ड हो जाती है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके बाद आता है D ऑप्शन, एंटीबॉडी टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का हमारे 2 पॉइंट जगह पर लगेगा, हमारा किडनी और हमारे लंग्स। किडनी की आपकी नेफ्रॉन्स और आपकी लंग्स की एल्वलाई, इनकी जो आपकी मेम्ब्रेन्स होती है जो इन्हें कवर किए रहती हैं, उनका ऑटो एंटीबॉडी, सेल्फ की एंटीबॉडी के साथ लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, मतलब उनका इंटरेक्शन बिगड़ जाना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, स्वेल्ड हो जाती हैं, इन्फिल्ट्रेट हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में जो सिंड्रोम होता है उसे हम बोलते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। और उसके बाद जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच डिजीज इज नॉट मैच्ड प्रॉपरली, तो वो उसका आंसर है E। कैसे करके देखिए, लिखा है ऑटो एंटीबॉडी टू एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर। एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर बहुत कॉमन, मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा कि आप आसानी से पहचान लें। एस्टाइल कोलिन का एंटीबॉडी के साथ जो रिसेप्टर के साथ जो मैचिंग होती है, कहाँ पे कई जिसके रिसेप्टर होते हैं, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं ना उसके ऊपर होते हैं। और ये रिसेप्टर जब इनकी जो ट्यूनिंग होती है वो बिगड़ जाती है या कोई दूसरा आके बाइंड कर लेता है फेक तरीके से, और ऑटो एंटीबॉडी एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर जो कि आपके स्केलेटल मसल पे प्रेजेंट होते हैं उनसे बाइंड नहीं कर पाती। उस कंडीशन में उन्हें डिजीज होती है हेमोलिटिक एनीमिया का। ये जो है पॉइंट गलत है, उस कंडीशन में उन्हें हेमोलिटिक एनीमिया नहीं होती, बल्कि उन्हें होती है मैस्थेनिया ग्रेविस नाम की डिजीज़। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है ना ये गलत है कि ये हेमोलिटिक एनीमिया गाइज नहीं होगी, बल्कि उन्हें होगी मैस्थेनिया
आपने देखा होगा मिस्थेनिया ग्रेविस नाम की जो डिजीज होती है वो होगी कब, जब ऑटो एंटीबॉडी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जो कि स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होती हैं और उनके साथ कोई और बाइंड कर लेगा, ऑटो एंटीबॉडी नहीं बाइंड कर पाती, उस कंडीशन में उन्हें हो जाता है मिस्थेनिस ग्रेविस नाम की डिजीज। ओके गाइज, तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सी डिजीज करेक्टली मैच नहीं है, तो वो आपकी है ई वाली ऑप्शन। देखिए सही पॉइंट क्या है इस पार्टिकुलर, इसका भी बता देते हैं, इसमें जो डिजीज आएगी वो आपकी आएगी मिस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, ये तो आंसर इसका सही हो जाएगा। और जो हिमोलिटिक एनीमिया होती है वो इस तरीके से होती है, जैसे देखिए जो ऑटो एंटीबॉडी होती है वो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होती हैं उनके साथ बाइंड कर जाती हैं, उन्हें किल करना स्टार्ट कर देती हैं। नॉर्मली आरबीसी भी अपनी है, एंटीबॉडी अपनी है, अब उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बट इनमें जो ऑटो एंटीबॉडी जो अपनी मतलब बॉडी बनने वाली एंटीबॉडी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन को किल करना शुरू कर देती है या उनके साथ अपना झगड़ा शुरू कर देती है, तो जो हमें प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, और जो ऑप्शन ई है जो लिखा हुआ है कि ऑटो एंटीबॉडी टू एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, तब आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मिस्थेनिया ग्रेविस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इस टाइम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो ई है, लास्ट ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए ये सभी इम्यूनोलॉजी का भी हम आपको समझाएंगे, आगे क्वेश्चन आने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। देखो इसमें बात करी है कि हम जैसे आजकल बात चल रही है कोरोना के बाद कि ऑटो इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप किया जाए। अब एक होता है कि हम अपने बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में जाएँ कि हमारी ऑटो इम्यूनिटी मतलब मूव हो, जैसे हम प्रोटीन का सेवन करें या कुछ ऐसे फ्रूट्स लें जिसमें विटामिन रिच हो, जैसे हम आंवला खाएं तो विटामिन सी बॉडी में हमारे जाएगी, आम खाएं तो हमें विटामिन ए जाएगी। इसी तरीके से जो सभी हमारी इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। अब होता है कि एक ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी के अंदर बाउंड होते हैं, अगर हम उन्हें किसी तरीके से ओपन कर दें तो हमारी बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो इनने कहा है क्वेश्चन में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। कौन कौन से ऐसी मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू हम अपनी बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट है इन्फेक्शन ऑफ वायरस। सही बात है जब इन्फेक्शन वायरस का इन्फेक्शन होता है, आपने देखा वो कोरोना के बाद जो लोग रिकवर हुए हैं उनकी इम्यूनिटी खुद बढ़ गई है। दूसरा पॉइंट होता है टिश्यू डैमेज। जब टिश्यू हमारा कहीं पे खुरेज वगैरह निकालते तो उसके लिए बहुत सारी हमारी एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो टिश्यू डैमेज के केस में भी आपने देखा होगा कि एंटीबॉडी बनती है, तो ये भी आपका बूस्टअप है। थर्ड पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ पॉलीक्लोनल बी। जो पॉलीक्लोनल बी सेल्स हैं उन्हें अगर एक्टिवेशन कर दिया जाए किसी भी तरीके से तो क्या हो, वो आपकी बनाती है प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। ये भी सही है। एंड डी ऑप्शन है कि इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ क्लास सेकंड MHC मॉलिक्यूल्स एंड TCR मॉलिक्यूल। ये TCR और MHC जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारी ब्लड की जो हमारी सेल्स होते हैं आरबीसी और डिफरेंट टाइप की दूसरी सेल उन पर प्रेजेंट होते हैं, और इनका अगर किसी तरीके से एक्सप्रेशन बढ़ा दिया जाए तब भी हमारी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं आपको, 4 अप्रोचेज जिनके थ्रू हमारी बॉडी की जो ऑटो इम्यूनिटी होती है वो डेवलप हो जाती है। तो करेक्ट आंसर तो गाइस आपका यहाँ पे है ई। ठीक है सभी के। अब ये देखिए इनने कैसे MHC और TCR आप देख सकते हैं, ये आपके MHC और TCR, ये क्या एंटीबॉडी का पिक्चर है। तो देखिए कहाँ पे आपके MHC हैं, ठीक है, कहाँ पे TCR है, इन सब का अगर एक्सप्रेशन बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा आप ये देखें किस तरीके से मैकेनिज्म दिखाइए कि किस तरीके से ऑटो इम्यूनिटी बढ़ती है। ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा कैसे करके, ऑटो रिएक्टिव बी सेल्स, और बी सेल्स क्या करते हैं, ऑटो एंटी रिकग्निशन हुआ, फिर इस तरीके से इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन IN तो ये पूरा प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू ये दिखाया जाता है कि कैसे करके एंटीबॉडी बनती हैं और अल्टीमेटली हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ती है, हमारी बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूलॉजी का पॉइंट है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द इक्डाइसोन। देखिए एक एंजाइम आपका एक हार्मोन होता है, आपने सुना होगा जब एक प्रोसेस होती है इक्डाइसिस की, जिसमें जो होता है ना, जैसे हमने स्नेक के बारे में सुना होगा कि वो अपने कपड़े चेंज करता है, कुचली बोलते हैं इंग्लिश में। इस तरीके से बहुत सारे दूसरे अपने जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उनमें भी इस तरीके की प्रोसेस होती है कि उनकी जो स्किन होती है ना वो एक बार गिर जाती है, दोबारा नई स्किन आती है, तो उनमें हेल्प करने वाला एंजाइम का नाम है इक्डाइसोन। ठीक है, अब इस एंजाइम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए पहला है कि स्टेरॉयड इंसेक्ट हार्मोन है, इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट क्या है आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं तो इनमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि जिसकी केमिकल नेचर क्या है, स्टेरॉयड, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है कि इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ इक्डाइसिस। इक्डाइसिस का मतलब वही होता है कि ऊपर का पूरा कवच जो होता है चेंज होना, आपने देखा प्यूपा लार्वा जो होता है उनका पूरी बॉडी चेंज हो जाती है पूरे। तो इक्डाइसिस जो होती है वो इक्डाइसिस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट है इट इंड्यूसेस क्रोमोसोम पफिंग। ये जो क्रोमोसोम के ऊपर जो पफ बन जाते हैं, जैसे हमने देखा था पॉलीटीन क्रोमोसोम में, उसी तरीके से इसके अंदर भी वही कैपेबिलिटी होती है कि ये पफिंग की जो प्रोसेस होती है उसे इंड्यूस करता है। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर आपका डी।
ये तीनों बातें इसके बारे में, डाइसोन के बारे में, ठीक है, कि भाई एक स्टेरॉयड हार्मोन है, दूसरा एक डाइसिस की जो प्रोसेस है उसे रेगुलेट करता है, बढ़ाता करता नहीं, दोनों प्रोसेस कर लेता, बढ़ाता भी घटाता भी, कितनी कब करना है वो भी करता है, इसका मतलब पूरा कंप्लीट रेगुलेशन करता है। अच्छा, पफिंग को केवल इंड्यूस करता है, ठीक है, रिड्यूस नहीं करता, इंड्यूस करता है, पफिंग को इंड्यूस करता है। तो करेक्ट आंसर है डी, ये वाला भी स्टेटमेंट जो है सी वो इसके बारे में सही है। ना क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, दी प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द सम एंजाइम गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट वन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि देखिए हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जब हम लिपिड की बात करते हैं तो हमें इनकी बॉडी में फंक्शन पता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, लिपिड से एनर्जी मिलती है। मतलब क्लियर कर, मेन सोर्स है एनर्जी की हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड्स, उसके बाद प्रोटीन। अब बात आती है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चीज़ होती है हमारी बॉडी में, मिनरल्स गाइस, ठीक है, मिनरल्स हमारी बॉडी में होते हैं। मिनरल्स का मतलब होता है सिंपल सा विटामिन्स, ठीक है। अब विटामिन कहाँ मिलती है, जब हम फ्रूट खाते हैं तो हमारी बॉडी में मेनली जो जाते हैं, हम फ्रूट का खाने का मतलब होता है हम विटामिन्स के लिए खाते हैं। और विटामिन्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उन्हें हमारे एंजाइम्स कैरी आउट कर रहे हैं। उन एंजाइम्स के लिए जो कोफैक्टर आपने सुना होगा और प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात सुनी होगी, वो ये विटामिन्स करती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दी प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ सम एंजाइम्स गिवन बिलो, सिलेक्ट द करेक्ट वन। कुछ एंजाइम्स की प्रोस्थेटिक ग्रुप दिए गए हैं, विटामिन जो होती है प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम कर रही हैं, ठीक है। अब इन्हें बोला कि कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम्स होता है उसके लिए थायमिन, विटामिन B1 जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और डिहाइड्रोजनेज के लिए निकोटिनिक एसिड होता है, और ट्रांसमिनेज जो एंजाइम होता है उसके लिए पायरिडॉक्सिन होता है, B6 जिसे बोलते हैं, और डी अगर आलापती है। ये सभी करेक्टली मैच रहे, या आपको बताना है करेक्ट कौन सी इसमें। तो हम ये देखते हैं कि ये तीनों ही करेक्ट हैं, मतलब कार्बोक्सिलेज के लिए थायमिन या विटामिन बी, और आपका ट्रांसमिनेज के लिए पायरिडॉक्सिन का यूज़ करा जाता है, और डिहाइड्रोजनेज के लिए आपका निकोटिनिक एसिड का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम कौन सी विटामिन किस एंजाइम के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करती है, ठीक है। ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं कि जिब्रेलिन, आपने सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और मेरा जो PhD, मैंने जो अपना PhD किया है वो जिब्रेलिन पे ही किया था, ठीक है। तो जिब्रेलिन के बारे में ये कि जिब्रेलिन बहुत सारे होते हैं। हमारा 2002 का अगर हम एक डेटा बताएं आपको, तो लगभग उस टाइम 136 जिब्रेलिन डिस्कवर हो चुके थे प्लांट बॉडी में। बट मोस्ट ऑफ द जिब्रेलिन जो होते हैं प्लांट के अंदर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वो इनएक्टिव होते हैं। इसमें जो कुछ ही जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। उसमें से एक सिंपल से अगर हम बात ले लें तो GA3 होता है, जिसे हम जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं। और ये जो जिब्रेलिन्स है, मतलब GA3 एक जिब्रेलिन्स है, ये पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाने वाला आपका हार्मोन्स है, मतलब जिब्रेलिन ग्रुप का जो 136, अब तो 200 हो चुके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला GA3 है। तो सिंपल हम यहाँ पे बात करें जिब्रेलिन्स हैं क्या, अगर हम इनकी डेफिनेशन करें, क्योंकि ऑक्सिन भी आपका प्लांट हार्मोन है, जिब्रेलिन भी प्लांट हार्मोन है, मगर ऑक्सिन और जिब्रेलिन की जो डेफिनेशन होती है उसमें बहुत मेजर डिफरेंस होता है। कोई डिफाइन करा जाता है फंक्शन के बेस पे, और कोई डिफाइन किया जाता है स्ट्रक्चर के बेस पे। आपको ये बता दें, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ माई रिसर्च एरिया है। तो आपको बताया जिब्रेलिन को हम स्ट्रक्चर के बेस पे डिफाइन करते हैं, और जबकि ऑक्सिन को या साइटोकाइनिन को हम उनके फंक्शन के बेस पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जो जिब्रेलिन का जो डेफिनेशन आता है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड्स विद क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड विद क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर, ये इसकी डेफिनेशन होती है, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर, ध्यान रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं। आपने बहुत टर्म सुना होगा डेंसिटी ग्रेडियंट, 12th की बुक से लेके आपने अगर BSc MSc कर रखा है तो उसमें भी आपने डेंसिटी ग्रेडियंट सुना होगा। इससे ग्रेडियंट से एक डिफरेंस तो हमें समझ में आता है, कुछ ऐसा है कि जिसमें एक डिफरेंस होता है, अंतर होता है, और उसका एक ग्रेडेशन बढ़ता चला जाए। तो ये रिसर्च के पॉइंट में जब हम बात करते हैं तो एक कहते हैं ना डेंसिटी ग्रेडियंट हमें क्रिएट करना है, फिर हम उसके बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जो डेंसिटी ग्रेडियंट का टर्म होता है वो क्या होता है, एक कॉलम ऑफ फ्लूइड विद इंक्रीजिंग डेंसिटी, डिक्रीजिंग डेंसिटी। हमने ज़्यादा आप नहीं रखे, कन्फ्यूज नहीं करना, हमें आपको बताना है। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि एक कॉलम ऑफ फ्लूइड विद इंक्रीजिंग डेंसिटी, एक ऐसा कॉलम फ्लूइड का क्रिएट किया है जिसमें जितनी हाइट पे चले तो जो मटेरियल है, ठीक है, उसकी डेंसिटी बढ़ती रहे, उसका घनत्व जो है वो बढ़ता रहे, उसी को हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट। करेक्ट आंसर 13 का बी। अब हम बात करेंगे कौन कौन से मटेरियल जो है डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट करने में या डेंसिटी ग्रेडियंट का कॉलम बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, कुछ सबस्टेंस है, जैसे आपने देखा होगा परकोल और फीकोल, इसके अलावा सुक्रोज, नाइकोडेंज,
मेट्रीजेनाइड, ये आल ऑफ दी अबव। तो गाइस मैंने एक बार में आपको ये सारे सब्सटेंस इसलिए बताएं कि आप ध्यान रखें, परकोल और फीकोल, सुक्रोज और नाइकोडेंस और मेट्रीजेनाइड, ये आल सब्सटेंस जो होते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट बनाने में या प्रिपेयर करने में इस्तेमाल करे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ए। इन्हें ध्यान रखेंगे, कोई भी मिले एग्जाम में तो आप टिक करें सही ऑप्शन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं विच प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल सब्सटेंस मेक देम यूटिलाइजेबल फॉर मेकिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट। अब तीसरा क्वेश्चन जो है इसी बारे में, उसमें ये बताया गया कि कौन कौन से केमिकल डेंसिटी ग्रेडियंट बनाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और स्पेसिफिकली उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी ऐसा उनका फीचर है जो उन्हें डेंसिटी ग्रेडियंट में यूज करने के लायक बनाता है। ठीक है कि भाई ये यूज हो सकता है। बहुत सारे केमिकल हैं बट सब नहीं यूज होते, कुछ ही केमिकल यूज होते हैं। तो वो केमिकल कौन से होते हैं? तो वो केमिकल्स वो होते हैं कि जिनका जो है बहुत ही लेस डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द सेल आर्गन। जब क्योंकि सेल के अंदर सेल का इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में, तो ऐसे केमिकल जिनका जो सेल आर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर जो आर्गेनेल प्रेजेंट है, डबल बाउंड स्ट्रक्चर्स, ठीक जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब होते हैं, तो उन पे कम से कम इफेक्ट हो, ऐसे केमिकल को हम डेंसिटी ग्रेडियंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ गाइस, ये क्वेश्चन हमने बताया था डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं। आपने देखा होगा, हमने बहुत सारी जगहों पे एल्गी में बताया था, एक जगह बेरियम सल्फेट बताया था, कारा के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे जो आपका कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वो आपका स्टेटोलिथ की फार्म में यूज़ होता है। सिस्टोलिथ भी होती है, स्टेटोलिथ भी होते हैं। तो एक थ्योरी है स्टेटोलिथ थ्योरी, वो किसने दी है और उसके अकॉर्डिंग बातें क्या क्या करी जाती हैं। बट यहाँ पे हम केवल सिंपल सा ये पूछ रहे हैं कि स्टेटोलिथ की जो थ्योरी है वो किसने दी थी। तो ये थ्योरी दी थी नीमक एंड हैवरलैंड ने। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए। ना ये क्वेश्चन भी आपने इससे पहले देखा होगा, इसलिए हम इसे हटा दे रहे हैं कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब देखते हैं कि जो स्टेटोलिथ की थ्योरी थी उसमें कौन सी बात बोली गई, उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर ए पहले देखिए ऑप्शन इस तरीके से हटा दें। अकॉर्डिंग टू स्टेटोलिथ थ्योरी विच स्टेटमेंट इज ट्रू, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है गाइस। करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे बी। क्या देखिए बात बोली गई है, परसेप्शन ऑफ जियोट्रॉपिक स्टिमुलस, जो अर्थ पे हमारे जियोट्रॉपिक स्टिमुलस हो रहे हैं, इज एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन मोबाइल सॉलिड बॉडीज। एट्रीब्यूटेड का मतलब वो महसूस किए जा सके कुछ सर्टेन मोबाइल सॉलिड बॉडी, मोबाइल भी हों, सॉलिड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट है। जैसे आपने देखा कुछ प्लांट की लीफ के अंदर कुछ बड्स पाई जाती है, उसमें क्या होता है, कुछ हमें लगता है रेत, सैंड लाइक पार्टिकल्स होते हैं, तो वो होते हैं आपके स्टेटोलिथ। अब स्टेटोलिथ की जो थ्योरी है कि ये प्लांट, ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो प्लांट बॉडी के अंदर, उन्हें जो जियोट्रॉपिक स्टिमुलस, जो धरती से निकलने वाले जो स्टिमुलस हैं, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मतलब जो स्टिमुलस, जो कुछ मैसेज आ रहा है, उन्हें वो एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, और वो किसके थ्रू होती हैं, मोबाइल सॉलिड बॉडी। जो प्लांट के अंदर आपने देखा होगा, बरगद के प्लांट के अंदर, कारा जो अपना एल्गी होता है उसके अंदर, बहुत सारे दूसरे प्लांट के अंदर ये पाए जाते हैं। तो परसेप्शन ऑफ द जियोट्रॉपिक स्टिमुलस इज एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन मोबाइल सॉलिड बॉडी। देखिए ऊपर वाले में क्या है, इमोबाइल, तो ये गलत हो गया। सही कौन सा है, ऑप्शन बी, कि परसेप्शन ऑफ जियोट्रॉपिक स्टिमुलस इज एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन मोबाइल सॉलिड बॉडीज। ना क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जूलॉजी का क्वेश्चन है प्योर। मैंने तो बॉटनी लिखा है थंबनेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो क्वेश्चन आ जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आपको बता दें क्या क्या है, पढ़िए इन्हें, समझिए। टैडपोल और कैटरपिलर, आपसे का टैडपोल क्या है, टैडपोल लार्वा होता है और कैटरपिलर भी लार्वा होता है। सही बात है। दूसरा पॉइंट है प्यूपा जो होता है, प्यूपा, आपसे कोई प्यूपा, कैटरपिलर और लार्वा में क्या डिफरेंस है। टैडपोल और कैटरपिलर लार्वा हैं, जबकि प्यूपा जो है वो नॉन मोटाइल है, नॉन फीडिंग है, समटाइम्स इनकैप्सुलेटेड, मतलब इस तरह से कवरिंग होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। एंड लोकेटेड बिटवीन दी, मतलब इसकी जो पोजीशन होती है प्यूपा की, वो अडल्ट और लार्वल के बीच की होती है। लार्वल और अडल्ट के बीच की पोजीशन होती है प्यूपा। ठीक है, और प्यूपा कैसा होता है, नॉन मोटाइल, नॉन फीडिंग, समटाइम्स इनकैप्सुलेटेड, कोकून। और सी स्टेटमेंट है मोल्टिंग इज ए पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन परमिट्स इंक्रीज इन साइज। समझ रहे बात। मोल्टिंग का मतलब क्या है, मोल्टिंग जो होती है पीरियोडिक शेडिंग, शेडिंग का मतलब होता है गिरना, पीरियोडिक का मतलब टाइम टू टाइम। जैसे होता नहीं, जो आपने स्नैक वाले पॉइंट में देखा होगा, जैसे इंसेक्ट में उसी को डायसिस बोलते हैं और इसमें रेप्टाइल्स में उसी को मोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस सेम होती है। तो मोल्टिंग इज ए पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो बाहरी वाला पार्ट होता है ना, उनके ऊपर कवरिंग होती है, उसे हम
रिमूव करते हो। तो ये दोनों होती क्यों, इनका मेन मकसद क्या है मोल्टिंग का गाइज, इंक्रीज इन साइज। जब साइज में इंक्रीज करना होता है तब ये प्रोसेस होती है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अहम बात जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये है कि मोल्टिंग का मकसद होता है इंक्रीज इन साइज। मोल्टिंग होने के बाद जो होता है साइज में बढ़ोतरी के लिए परमिशन मिल जाती है सिस्टम से कि जो उस एनिमल में मोल्टिंग किया तो इसका साइज और बढ़ जाएगा। और प्यूपा क्या होता है, नॉन मोटाइल नॉन फीडिंग इनकैप्सुलेटेड समटाइम लाइक कोकून या प्यूपा है। जब टैडपोल और कैटरपिलर क्या होते हैं, ये लार्वे होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी। और इसी के साथ गाइज आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को बायोलॉजी विलेज चैनल पर जाके उसे ज्वाइन करें, और जो मेरा चैनल है बायोलॉजी विलेज इसे अपने फ्रेंड्स को भेजें। और कोई भी अगर टॉपिक आपको कहीं लगता है बॉटनी या जूलॉजी का तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।